सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेने वाले हैं एस वाई बी कॉम का जो हमारा बिजनेस लॉ 2 जो है सेमेस्टर 4 का, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 लेने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग अपना एडवांटेजेस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट एंड साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये दो टॉपिक्स को लेंगे कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं अगर हम एक कंपनी बना देते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी बनाना, ठीक है, कि अगर हम कंपनी बनाते हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस है एंड कुछ ऐसे साइलेंट फीचर्स कंपनी मतलब जो रहती है उसकी क्या क्या साइलेंट फीचर्स है उसके बारे में कुछ बताया गया है। ठीक है, साइलेंट फीचर मतलब वो फीचर जिसके बारे में हमने अभी डायरेक्टली नहीं पढ़ा था, अपने जो फीचर्स हमने पढ़े थे उसके अलावा जो फीचर थे वो साइलेंट फीचर्स के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके देन स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखो, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी क्या कि अगर हम कंपनी खोलते हैं तो उसके क्या क्या हमें फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो देखो फ़ायदे के अंदर मेनली आपको वही सारी चीज़ें दिखेगी जो हमने फीचर्स के अंदर देखा था, कि आपको बेसिकली मतलब एक सेपरेट लीगल एंटिटी की वो मिल जाएगी, आईडी मिल जाएगी, आपकी जो लाइबिलिटी होगी वो लिमिटेड हो जाएगी। तो वही सारी चीज़ें जो है फीचर्स में वही कह सकते हो, आपके एडवांटेजेस भी एक टाइप से बन जाएंगी। ओके, तो यही लिखा है देखो यहाँ पर कि अब बॉडी कॉर्पोरेट हैज सर्टेन डिस्टिंक्ट एडवांटेज, यानी बॉडी कॉर्पोरेट जो रहती है, यानी अगर आप कंपनी बनाते हो तो आपको कुछ फ़ायदे मिलते हैं, उसको कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा कर एक कंपनी बना लेते हो तब। सबसे पहला तो फ़ायदा ये रहता है परपेचुअल सक्सेशन का, जिसको मैंने आपको बताया था कि आपकी कंपनी सालों साल चलती जाएगी। जो बेसिकली शेयर होल्डर्स रहेंगे, जो मेंबर्स रहेंगे, वो बदलते जाएंगे, एक नया शेयर होल्डर आएगा, पुराना शेयर होल्डर चला जाएगा, मेंबर्स चेंज होते जाएंगे, लेकिन कंपनी हमेशा चलती जाएगी। ठीक है, तो ये परपेचुअल सक्सेशन का जो कंसेप्ट रहेगा वो आपका सबसे पहला फ़ायदा रहेगा कि आपकी कंपनी को कोई भी अफेक्ट नहीं होगा एक मेंबर के जाने से। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था रिलायंस का, कि देखो धीरू भाई अंबानी चले गए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, तो उसकी वजह से कंपनी बंद नहीं हुई, कंपनी का कोई भी मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ा, कंपनी वैसे ही चलती गई। ठीक है, वैसे ही मैंने एप्पल का भी बताया था कि स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाल दिया गया था, तो ऐसे टाइम पर देखो तो कंपनी जो थी, एप्पल कंपनी जो थी वो बंद नहीं हुई, उसके ऊपर कोई भी अफेक्ट नहीं आया। ठीक है, वैसे तो देखो वहाँ पर मैनेजमेंट में थोड़े बहुत चेंजेस हो गए, बट कंपनी जो है वो वैसे ही चलती गई। तो किसी एक मेंबर से चले जाने से कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो चलती जाती है कंपनी। तो इसी को परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। तो वही चीज़ लिखिए वापस से कि वन एडवांटेज ऑफ सच कॉर्पोरेट बॉडी इज दैट इट हैज़ अ परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कंपनी अपने आप ही चलते जाएगी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो उसके मेंबर्स है वो किस प्रकार से, उनकी डेथ हो गई या फिर वो इंसॉल्वेंट बन चुके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलते जाएगी। तो इट कैन होल्ड प्रॉपर्टी और डू बिजनेस इन इट्स ओन नेम, यानी क्या कि कंपनी जो है वही अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम से कोई भी बिजनेस कर सकती है, किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। यहाँ पर उसके मेंबर्स का कोई भी रोल नहीं है, तो कल को मेंबर्स को कुछ हो जाता है तो कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, सारे जो बिजनेस है, सारी जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी के नाम से, मेंबर के नाम से नहीं है। तो इसकी वजह से बेसिकली कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। Individual members may come and go, but the corporate body continues. Even if name changes, the company continues. यानी क्या कि कुछ भी चेंजेस आ जाए कंपनी के अंदर, जो मेंबर्स है वो आए जाए, कंपनी का नाम तक चेंज हो, बेसिकली मतलब कोई भी मेंबर्स आए, पुराने मेंबर्स जाए, नए मेंबर्स आए, लेकिन कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी वैसे ही चलती जाएगी, बॉडी कॉर्पोरेट जो है हमेशा चलती जाएगी, कंटिन्यू रहेगी वही। ठीक है, तो ये सबसे पहला फायदा आपको मिल जाएगा परपेचुअल सब्सक्रिप्शन का। नेक्स्ट जो उसके बाद देखो दूसरा जो एडवांटेजेस है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, तो देखो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब आपको पता ही है कि आपकी जो लाइबिलिटी रहती है वो लिमिटेड हो जाती है एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही। ठीक है, तो जो लिखा है उसी को पढ़ लेते हैं। वैसे तो आपको सबसे पहले से ही सारी चीज़ें पता है कि द मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी मतलब कंपनी एंड मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो जो कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं यानी शेयर होल्डर्स जो होते हैं हैव लिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी, यानी उनकी जो पर्सनल लाइबिलिटी होती है कंपनी के लिए वो लिमिटेड होती है एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही। ठीक है, दिस रिमूव वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ पार्टनरशिप, और ये जो है एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम रहती है पार्टनरशिप के अंदर उसको ये रिमूव करता है। ठीक है, देखो पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर मान लो 4 पार्टनर्स है, ठीक है, 4 पार्टनर्स है, या फिर 4 नहीं मानते, चलो 3 पार्टनर्स मानते हैं। ठीक है, 3 पार्टनर्स है, ये जो 2 पार्टनर्स है इनका शेयर बताता हूँ कितना है। देखो ये जो पहला शेयर बेसिकली पार्टनर है, इसका जो शेयर है वो 40% है, इसका भी शेयर 40% है, एंड आपका जो शेयर है वो 20% है। ठीक है, कंपनी के अंदर आपको 20% का ही प्रॉफिट मिलता है, आपका 20% का शेयर है कंपनी के अंदर। ठीक है, तो मतलब पार्टनरशिप फर्म के अंदर। ठीक है, तो आप तीनों पार्टनर्स हो कंपनी के। अब कल को क्या होता है, कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, वाइंड अप होता है कंपनी का, एंड देन पता चलता है कि आपकी लाइबिलिटी 1 करोड़ की है, एंड देन आपको भरना है, आपके सारे असेट्स बेचने के बाद भी 1 करोड़ बच रहा है लाइबिलिटी को पे ऑफ करने का। ठीक है, तो बेसिकली वैसे तो ये लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए रेशो में डिवाइड कर दिया जाएगा कि हाँ भाई ये जो मैं हूँ मतलब मेरा जो 20 मतलब बेसिकली हमारा 20% शेयर है, तो हम सिर्फ 20 ही लाख रुपए अमाउंट भरेंगे, और बाकी के जो जितने उनका शेयर है उस हिसाब से उन लोग अमाउंट को लाइबिलिटीज़ को भरेंगे। ठीक है, मतलब क्या कि ये जो पर्सन है ये 40 लाख भरेगा, ये पर्सन 40 लाख भरेगा, एंड हम लोग जो रहेगा वो 20 लाख भरेंगे। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर टोटल मार के बेसिकली 1 करोड़ हो जाएगा अमाउंट। अब होता क्या, मान लो कि जैसे कि ये जो दो शेयर होल्डर बेसिकली पार्टनर्स जो है, अगर मान लो इनकी जो पूरा घर बार बेचने के बाद भी मान लो टोटल मारकर दोनों को मिलाकर अगर सिर्फ 10 ही लाख रुपए मिल पाते हैं, ठीक है, सिर्फ 10 ही लाख रुपए मिल पाते हैं, दोनों सिर्फ मान लो 5-5 लाख रुपए ही दे रहे हैं, सिर्फ मतलब दे पा रहे हैं सब कुछ घर बार बेचने के बाद, एंड देन उन लोग इंसॉल्वेंट हो गए। देन जो बचा हुआ जो अमाउंट है 90 लाख रुपए, वो मुझे देने होंगे। यहाँ पर देखो तो मेरा जो शेयर है वो सिर्फ 20% का है, लेकिन फिर भी मुझे इतने ज़्यादा अमाउंट देने पड़ रहे हैं, 90% अमाउंट मुझे देना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। बट वही अगर आप कंपनी में देखोगे तो वहाँ पर क्या होता है, आपने कितने के शेयर्स खरीदे, मान लो आपने 2000 के शेयर्स खरीदे, ठीक है, एंड उसमें से आपने अमाउंट कितना पे कर दिया, मान लो 1,000 रुपये आपने पे कर दिया, 1,000 रुपये बाकी है पेंडिंग है, आपने 1,000 रुपये अभी पेमेंट नहीं दी है, ठीक है। तो ये अनपेड अमाउंट है आपके शेयर्स के। अब कंपनी मान लो कल लिक्विडेशन में जाती है, कंपनी को फिर से मान लो 1 करोड़ रुपये की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे टाइम पर कंपनी आपसे कितना मांगेगी, ठीक है। वहाँ पर देखो कंपनी आपसे 1 करोड़ रुपये नहीं मांगेगी, पूरे का पूरा अमाउंट नहीं मांगेगी। कंपनी आपसे कितना मांग सकती है, जो बचा हुआ जो 1,000 रुपये सिर्फ उतना ही मांग सकती है, उससे 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं मांग सकती। तो यहाँ पर आपकी लायबिलिटी जो रहती है वो लिमिटेड हो जाती है कि भाई मैं तो सिर्फ इतना ही पैसा दूंगा, इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगा। ओके, तो यही चीज़ है कि यहाँ पर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है कंपनी के अंदर। तो द मेंबर इज नॉट सैटल्ड विद लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेप्ट, यानी कोई भी कर्जा होता है कंपनी का तो उससे कोई मेंबर्स को फर्क नहीं पड़ता, वो उनकी लायबिलिटी नहीं होती है। और लायबिलिटीज दैट माइट हैव बीन इंक्योर्ड बाय अदर इन द बिजनेस, या फिर अगर बिजनेस के अंदर किसी और ने कर्जा लिया है, मतलब क्या कि जैसे कंपनी के अंदर और बाकी शेयर होल्डर्स ने कर्जा लिया, या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन लोगों ने कंपनी के लिए कर्जा लिया है, तो वो भी आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती, शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी नहीं बनती कि भाई हम इस लाइबिलिटी को पे ऑफ करें। मतलब कल को अगर कंपनी डूब जाती है और देन उस लाइबिलिटी को भरने का टाइम आएगा तो हम नहीं भरेंगे, हम तो हाथ खड़े कर देंगे, भाई हमारे जितने शेयर होल्डर थे हम मतलब जो अनपेड अमाउंट है सिर्फ उतना ही भरेंगे, या फिर अगर हमने कोई गारंटी अमाउंट दिया तो उतना ही भरेंगे, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं भरेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। उसके बाद देखो अब तीसरा जो इसमें एडवांटेजेस है वो है डाइवर्जन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो कंपनी में जो ओनर्स होते हैं, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं कंपनी के। एंड इसके जो कंट्रोल होता है यानी कंपनी को चलाने वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो अब नॉर्मली आप अगर आप सोल ट्रेडिंग कंसर्न देखो या पार्टनरशिप देखो तो वहाँ पर होता है क्या, जो पार्टनर्स होते हैं या फिर जो मेन जो ओनर होता है कंपनी का, वही कंपनी के सारे डिसीजंस को लेते हैं, कंपनी को कंट्रोल करता है, सारी चीज़ों को वही संभालता है, ठीक है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मतलब बेसिकली कंपनी में ऐसा नहीं होता है कि सारे चीज़ें जो है वो शेयर होल्डर्स ही करें। हो सकता है कुछ शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के अंदर एज अ कुछ अपनी पोस्ट ले लें एंड देन वहाँ पर काम करें, ठीक है। बट यहाँ पर देखें अगर हम नॉर्मली तो जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, वो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी को भी कंट्रोल कर सके, एंड देन उनके पास वो पावर भी नहीं हो सकती है कि वो कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं उनको कंट्रोल करे, ठीक है, उनको ये पावर नहीं मिलती। जैसे अगर मान लो आप रिलायंस के शेयर्स खरीद लेते हो तो क्या आपके पास पावर आ जाती है कि भाई ये वाला जो कंप्यूटर उठाकर इधर रखो, ठीक है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप कंपनी के शेयर होल्डर्स हो फिर भी, ठीक है, क्योंकि आपके पास ये राइट नहीं है, हक नहीं है कि आप कंपनी को कंट्रोल कर सको। तो वही यहाँ पर बोला गया है कि जो ओनरशिप है और जो कंट्रोल है वो अलग अलग हो जाते हैं कंपनी के अंदर, वहाँ पर एक ही नहीं बोला जा सकता कि हाँ भाई जो शेयर होल्डर्स है वो कंपनी को कंट्रोल भी करते हैं, मतलब इनडायरेक्टली कंट्रोल ही करते हैं बट डायरेक्टली वो कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इनडायरेक्टली किस तरीके से, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रहते हैं वो उस हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स के हिसाब से। दो फाइनल ओनरशिप और अथॉरिटी रिमेन विद द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर, यानी जो भी मेंबर्स होते हैं शेयर होल्डर्स उनके ही हाथ में फाइनल देखोगे तो अथॉरिटी एंड पावर और ओनरशिप उनके पास ही होती है। बट फिर भी अगर आप देखोगे जो कंट्रोल होता है कंपनी का, कॉर्पोरेट बॉडी का, इज विथ अ स्मॉल बॉडी ऑफ पर्सन, यानी कुछ लोगों के पास ये पावर होती है जो कंपनी को कंट्रोल करके रखते हैं, ये ओनर्स नहीं होते, ठीक है। तो ये कौन होते हैं, ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली नाम नहीं बताया गया है कि कौन होते हैं, यहाँ पर स्मॉल बॉडी ऑफ पर्सन बोला गया है। तो ये कौन है स्मॉल बॉडी ऑफ पर्सन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो अनलाइक पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल मेंबर कैन नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे अफेयर ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी। मतलब क्या, बेसिकली जैसे पार्टनरशिप में होता है क्या कि जो पार्टनर्स होते हैं कंपनी के, वो कंपनी के जो अफेयर्स होते हैं, अफेयर्स मतलब ऐसा नहीं लफड़ा, अफेयर मतलब कि जो भी वहाँ पर चीज़ें होती रहती है कंपनी के अंदर, काम होता रहता है, तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं जो पार्टनर्स रहते हैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में क्या होता है कि अगर कोई शेयर होल्डर है कंपनी का, जो मेंबर, जैसे मैंने कंपनी के शेयर खरीद लिए, मैंने कौन से कंपनी के शेयर खरीदे, मान लो मैंने खरीद लिए जैसे कि हमने खरीद लिए एप्पल के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। अब हमने एप्पल के शेयर खरीद लिए, आईफोन के शेयर्स हमने खरीद लिए हैं,
अब हमने आईफोन के शेयर्स तो खरीद लिए, अब यहाँ पर देखो क्या अब मैं कंपनी को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं कंपनी का ओनर हूँ एक टाइप से, देखो क्योंकि मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं कंपनी का ओनर हूँ, तो क्या मैं कंपनी को कंट्रोल भी कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ किसी मेंबर को, कोई एम्प्लॉय उसको बोल सकता है "ए, ये वाला सामान इधर से उठा के उधर रख"? मैं कंपनी को इस तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता वहाँ पर, ठीक है। तो कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं रहेगा, चाहे मेरे पास ओनरशिप है फिर भी कंट्रोल मैं नहीं कर सकता। तो उसी को वही लिखा गया है कि पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, अगर कोई पार्टनर है तो वो कंट्रोल कर सकता है कंपनी को। बट यहाँ पर कंपनी में क्या होता है, जो शेयर होल्डर्स, अगर आप शेयर होल्डर्स हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी को कंट्रोल कर सको, ठीक है। आप चाहो तो कंट्रोल कर सकते हो, किस तरीके से, अगर आप अपनी कंपनी के अंदर आपको किसी को मतलब बेसिकली कोई शेयर होल्डर जो है अगर अपनी ही कंपनी के अंदर कोई पोस्ट ले ले, देन वो कंपनी को कंट्रोल कर सकता है। जैसे अगर आप देखोगे गूगल देख लो, गूगल में क्या हुआ था कि सबसे पहले जब गूगल बना था तो उस टाइम पे जो कंपनी के जो फाउंडर्स थे, यानी कह सकते हो जो मेंबर्स थे कंपनी के, जो स्टार्टिंग में जो मेंबर्स थे, उन्होंने क्या किया, अपने आप को ही कंपनी का सीईओ बना दिया, ठीक है, कि हाँ भाई हम लोग कंपनी को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं, यानी क्या कि जो शेयर होल्डर्स है अगर वो कंपनी के किसी प्रकार से एक एम्प्लॉय बन जाते हैं, मतलब अपने आप को कोई एक पोस्ट दे देते हैं, देन वो चाहे तो कंपनी को कंट्रोल कर सकते हैं, बट एज अ ओनर वो कंपनी को कंट्रोल नहीं कर सकते कंपनी के अंदर, ठीक है। तो कौन कंट्रोल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करेंगे, वही सारे डिसीजंस लेंगे, ठीक है। ऐसे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर से पूछ के ही सारे डिसीजन लेंगे, इनडायरेक्टली देखो तो वही कंट्रोल करते हैं, बट डायरेक्टली देखे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंट्रोल कर रहे हैं कंपनी को, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है कि दे हैव ऑथोरिटी टू अपॉइंट अ स्मॉल बॉडी विच विल लुक आफ्टर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ कॉर्पोरेट बॉडी, द मेंबर्स आर एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एन auditor who is authorized to check accounts on their behalf and report irregulation इफ़ एनी, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पर ये बोले जा रहा है कि ये जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद तो कंट्रोल कर नहीं सकते, तो इसलिए क्या करते हैं, ये एक स्मॉल बॉडी को बेसिकली अपॉइंट करते हैं। स्मॉल बॉडी कौन? तो ये स्मॉल बॉडी वही अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, एंड देन ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करते रहते हैं, एंड देन मेंबर जो रहते हैं वो एक ऑडिटर को भी अपॉइंट कर लेते हैं। ऑडिटर मतलब आपको पता ही होगा, जो कंपनी के अकाउंट्स को एक बार वेरीफाई करता है कि सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं है। हो सकता है मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ घपला करते हो, ठीक है, हो सकता है ना ऐसा, तो मेंबर्स जो है यानी शेयर होल्डर्स जो है उनको भरोसा हो, तो इसलिए वो एक ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं कि हाँ भाई चेकिंग सारी चीज़ें होती रहे, ठीक है। अगर कोई इरेगुलेशन होता है तो उनको पता चल जाए कि हाँ भाई हमारी कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से देखो तो ओनरशिप और जो कंट्रोल होता है उसका डाइवर्जन हो जाता है कंपनी के अंदर, बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर। उसके बाद देखो आगे लिखा है रूटीन अफेयर्स विथ अ स्मॉल बॉडी, ठीक है। अब रूटीन अफेयर विथ अ स्मॉल बॉडी का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी मतलब अफेयर्स होते हैं, जितने भी काम काज रहती है, काम को देखने का ही काम हो रहा है सही से नहीं हो रहा है, वो सारे काम जो रहते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, कंपनी को कंट्रोल करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। शेयर होल्डर्स कुछ नहीं करते। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो ये मतलब बेसिकली जो स्मॉल बॉडी है, स्मॉल बॉडी मतलब वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो रूटीन अफेयर जो रहते हैं मतलब रोज का जो काम रहता है उसको देख रेख करते रहते हैं। तो ये लिखा था डे टू डे अफेयर आर लुकड आफ्टर बाय अ बॉडी कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ फ्यू पर्सन, यानी कुछ लोग होते हैं जो कि ये सारी चीज़ों को देख रेख करते रहते हैं, रोज़ के जो काम धाम रहता है उसको। कितने लोग रहते हैं? तो 2 से 15 के बीच में कितने भी लोग हो सकते हैं। सच बॉडी मे बी कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी बोल सकते हैं या फिर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी भी बोला जाता है। सेंट्रल काउंसिल, गवर्नमेंट बॉडी, मैनेजमेंट कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी, इन नामों से इन्हें बोला जाता है, ठीक है। तो और सम अदर सिमिलर नेम, इन नामों से मतलब कुछ भी नाम से बोल सकते हैं इन लोगों को, ठीक है। दिस बॉडी इज नॉर्मली हेडेड बाय चेयरमैन और अ प्रेसिडेंट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये जो बॉडी होती है यानी ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो बॉडी रहती है, इसके अंदर एक बेसिकली हेड बना दिया जाता है, एक चेयरमैन बना दिया जाता है, जो कि बेसिकली जो फाइनल डिसीजन ले लेता है, ठीक है। उसके बाद इन कंपनी लॉ द बॉडी इज टर्मिनेटेड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कंपनी लॉ के अंदर ये जो हम बॉडी बोल रहे हैं स्मॉल बॉडी, इसको हम बोल देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो मतलब कंपनी लॉ के अंदर ये जो स्मॉल बॉडी हम बार बार बोल रहे हैं इसी को हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो है रूल्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो देखो अब इसका मतलब क्या होता है, एंड देन साउंड में देखो काफ़ी ज़रा मतलब बैकग्राउंड में काफ़ी ज़रा साउंड आ रहा है, नॉइस आ रहा है, तो उसको थोड़ा इग्नोर करो। अब क्या करें, बाजू वाले गाना बजा रहे, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अब देखो रूल्स ऑफ बिजनेस यहाँ पर है। तो देखो रूल्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है। अब देखो हम लोग बिजनेस चालू करते हैं, हमको बिजनेस चलाना है अच्छी तरीके से, अगर हम बिजनेस चलाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि हम अपने बिजनेस के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं कि आखिर हमारा बिजनेस कौन सा काम करेगा, कौन सा काम नहीं करेगा, कौन कौन कामों को करेंगे, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर कोई देश है उसको चलाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए रहता है, देश के लिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए रहता है, वैसे ही एक कंपनी को भी रेगुलेट करने के लिए हमें कुछ उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए रहते हैं कि कंपनी भाई आखिर क्या क्या काम
करेगी, कंपनी किस तरीके से काम करेगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो वही यहाँ पर लिखा है रूल्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, यानी बेसिकली हर एक जो कंपनी रहती है हम रूल्स बनाते हैं कंपनी के लिए। तो कॉर्पोरेट बॉडी मस्ट हैव रूल्स फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी हमें किस तरीके से बिजनेस को करना है उसके लिए हम कुछ रूल्स बनाते हैं, और सच रूल्स मे बी कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन या फिर रेगुलेशंस, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं, तो देखो कंपनी जो रहती है जब रजिस्ट्रेशन करवाती है, तो मैंने आपको बताया है कि कंपनी दो डॉक्यूमेंट्स को पक्का से, मतलब बेसिकली जो इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो पक्का से रजिस्टर करती है, ठीक है, मतलब बेसिकली डॉक्यूमेंट्स को देती है आरओसी को, ठीक है। कौन से, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिनको हम एमओए भी बोलते हैं एंड एओए भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो दो डॉक्यूमेंट्स है मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये क्या काम करते हैं, देखो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम करता है, यानी कि हमारी कंपनी क्या है, कंपनी बेसिकली उसकी पूरी डिटेल के बारे में बात करता है कि कंपनी क्या है, कौन सा काम करती है कंपनी, बेसिकली कंपनी का नाम क्या है, कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स है, कौन कौन मेंबर्स है, मेंबर्स का नाम क्या है, कंपनी किस तरीके का काम करने वाली है, बेसिकली किस टाइप की कंपनी है, मतलब कंपनी के बारे में पूरी जन्म उसकी कुंडली जो रहेगी, मतलब कंपनी किस तरीके से काम करेगी, ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर दी जाती है, ठीक है। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो रहता है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बात करता है, जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के, ये भाई कंपनी किस तरीके से काम करेगी, कंपनी के अंदर क्या क्या रूल्स है, जैसे शेयर्स को बेचने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाना चाहता है तो उसके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपॉइंट करना है तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, मतलब बेसिकली जो भी इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो लिखे जाते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर, ठीक है। एंड इसी के हिसाब से हम कंपनी को रेगुलेट भी करते चलाते भी है। तो ये भी एक कह सकते हो एडवांटेजेस रहता है कि हाँ भाई अच्छे तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगी कंपनी के अंदर, तो देन अच्छी तरीके से काम भी होगा कंपनी के अंदर, ठीक है। तो यही बेसिकली यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद नाउ देखो अब आगे लिखा है कि एडवांटेजेस ऑफ बॉडी फॉर्म ओवर अदर फॉर्म ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब क्या कि अगर हम कंपनी बनाते हैं तो उसके हमें क्या फ़ायदे होते हैं, अगर हम देखें बाकी के जो बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं यानी जो पार्टनरशिप होती है वहाँ उसके मतलब अगर कंपैरिजन करें तो क्या फ़ायदा होता है अगर हम कंपनी बनाएं तो, ठीक है, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा है कि company form of forming a corporate body is the most popular form of carrying out any business activity, मतलब काफ़ी फेमस एक्टिविटी है, मतलब काफ़ी फेमस बिजनेस करने का ये काम है अगर हम कंपनी खोलें, मतलब कोई भी बोल देता हाँ भाई मैं इस कंपनी में काम करता हूँ, ठीक है। तो एज इट रिमूव ऑल डिफेक्ट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मतलब क्या कि पार्टनरशिप में जो जो प्रॉब्लम्स थी उसको ये हटा देता है, जैसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट, तो और या फिर जो लिमिटेड नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर्स होते हैं पार्टनर्स होते हैं उसकी वो सारी प्रॉब्लम्स को हटा देता है। तो इसलिए और या फिर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर मेथड ऑफ फॉर्मिंग अ कॉर्पोरेट बॉडी फॉर कंडक्टिंग बिजनेस, जिस भी प्रकार के जो बिजनेसेस हम करते हैं वहाँ के जो भी हमें डिफेक्ट दिखते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है, वो सारे प्रॉब्लम्स को जो है कंपनी फॉर्म के जो मतलब बेसिकली कह सकते हो कंपनी टाइप के जो बिजनेस रहते हैं वो हटा देते, रिमूव कर देते वो सारे प्रॉब्लम्स को। तो द कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन एडवांटेजेस ओवर अदर फॉर्म ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज, यानी इसके पास काफ़ी सारे फायदे होते हैं अगर बाकी से हम कंपेयर करें तो, ठीक है। बाकी कौन, तो बाकी बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्म हो गया या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, इनको बारे में बात की जा रही है, ओके। अब देखो यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज अ कॉर्पोरेट बॉडी, उसके बारे में बताया गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपके बुक में नहीं लिया गया है, बट ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है इनका जो मेन मोटिव होता है काम करने का वो ये रहता है कि हमारे जो मेंबर्स है उनको हम बेनिफिट देना चाहते हैं, ठीक है, मतलब जो जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम बेनिफिट देना चाहते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम दे सकें जो जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो मतलब ये कंपनी की तरह नहीं होता है, एक टाइप से कह सकते हो थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग तरीके का बॉडी कॉर्पोरेट होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेनली एक्सपेक्टेड टू डू बिजनेस अमॉन्ग इट्स मेंबर, यानी क्या कि वो अपने मेंबर्स में ही बिजनेस करते रहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे अगर मान लो ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स है, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इन लोग क्या करते हैं, बोलते हैं भाई ये काम करते हैं, हम लोग सब लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, सब लोग 10-10 हज़ार रुपये दो, 5 लोग हैं 50,000 रुपये होंगे, एक काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम एक एक मतलब पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, आज इस महीने में मान लो मेरे को 50,000 रुपये मिलेंगे तो अगले महीने इसको 50,000 रुपये मिलेंगे, एंड देन वो 50,000 रुपये आप अपना कहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, और हर महीने एक एक पर्सन जो है वो 10-10 हज़ार रुपये देगा। तो एक टाइप से कह सकते हो इस तरीके से हम एक दूसरे का ही फ़ायदा करेंगे, हमारा इधर किसी तरीके से घाटा भी नहीं होगा। तो इस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है बेसिकली कि ये अपने ही मेंबर्स को अपने ही मेंबर्स के बीच में ही बिजनेस करते हैं, देन उनके बीच में उनको फ़ायदा देने की कोशिश करते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक कैन गिव लोन ओनली टू इट्स मेंबर, मतलब अपने ही मेंबर्स को लोन देते
थ्रो इट कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम एनीवन। लेकिन अगर मतलब बेसिकली यहाँ पर ये बोला गया है कि लोन जो है वो अपने ही मेंबर को देते हैं, बट अगर डिपॉजिट की बात करें तो कोई भी दे सकता है, किसी से भी ये डिपॉजिट ले सकते हैं, ठीक है। द एडवांटेज क्यों बेसिकली यहाँ पर क्यों किसी से भी ले सकते हैं, क्योंकि जब कोई दूसरा पर्सन जो है बाहर का पर्सन जब आता है और डिपॉजिट करता है तो वो भी कोऑपरेटिव बेसिकली जो सोसाइटी है उसका ही मेंबर बन जाता है, देन उसको भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट किसी से भी लेगा, लेकिन लोन किसको देगा, तो लोन देगा बेसिकली अपने ही मेंबर्स को देगा, लोन या फिर जो भी सर्विसेज है या फिर जो भी चीज़ है वो अपने ही मेंबर्स को देगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर पहला बात तो डिसएडवांटेजेस हो जाता है कि भाई ये अपने ही मेंबर्स के बीच में ही खाली खेलते रहते हैं, इन लोग दूसरे को मतलब नहीं कर पाते। उसके बाद दिखा आगे क्या एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यार, मतलब कुछ एडवांटेज भी है, ऐसा नहीं कि खाली डिसएडवांटेजेस ही है कोऑपरेटिव सोसाइटी के। क्या है कि सिंपल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, मतलब क्या कि इसका रजिस्ट्रेशन काफ़ी सिंपल होता है। लीगल प्रोविजन आर लेस टिंगेड फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपेयर टू कंपनी, मतलब यहाँ पर काफ़ी कम ही हमें लीगल प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है कंपेयर करें अगर कंपनीज के, क्योंकि वहाँ पर देखो कंपनी में क्या होता है कि हर साल आपको ऑडिटर अपॉइंट करके एक ऑडिटिंग करवाना पड़ता है, देन उस रिपोर्ट को पब्लिश करना रहता है कि हाँ भाई फाइनेंशियल जो हमारा डाटा है वो क्या है, वो सारी चीज़ों को करना पड़ता है, वो मैंडेटरी होता है कंपनीज के लिए, बट इनके लिए नहीं होता। तो इनके लिए लीगल प्रोविजन उतने हार्ड नहीं होते, उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते कह सकते हो। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। एंड देन जो मेंबर्स रहते हैं उनको भी बेनिफिट मिलता रहता है, उनको कोई भी उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हो लीगल फॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है डिसएडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, ठीक है। एलएलपी मतलब क्या, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, मतलब एक टाइप की पार्टनरशिप होती है जहाँ पर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब ये पॉसिबल है कि आप ऐसी एक पार्टनरशिप बना दो जहाँ पर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो, विच प्रोवाइड मच मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन बिजनेस। हाउएवर सिंस इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस नॉट मेनी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बेसिकली ये नया टाइप का बिजनेस है, आपने सुना भी नहीं होगा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसकी वजह से ये उतना सारा लोग इसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होते। ये डिसएडवांटेज है कि भाई लोग उतना इसको जानते ही नहीं है, ज़्यादातर लोग कंपनी को ही जानते हैं कि हाँ भाई कंपनी बना लो वहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, तो वो ये करता ही नहीं उतना ये वाली पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ऊपर से लोगों को ये समझ भी नहीं आता कि भाई किस तरीके से होगा, तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। आगे अगर ये होगा टॉपिक तो उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा, ओके। नाउ यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर अपना ये वाला एडवांटेजेस ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट खत्म हो गया। आपको यहाँ पर ये समझ आ गया होगा कि कंपनी बनाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। नाउ देखो अब यहाँ पर आगे लिखा है साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी क्या कि देखो जो हमने फीचर्स देखे थे, परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी बनाओगे तो ये सारी चीज़ें मिलेगी, सेपरेट लीगल एंटिटी, तो वो सारी फीचर्स तो है ही कंपनी के, बट यहाँ पर कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जिनके बारे में बात नहीं की गई है उन फीचर्स के अंदर, तो कुछ साइलेंट फीचर्स थे कंपनी के, तो वही यहाँ पर आज हम देखेंगे। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं देन। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि मेजर फीचर ऑफ कंपनी आर एस फॉलो, यानी ज़्यादातर जो फीचर्स है जो कि हमने बात नहीं की है वो सारे फीचर्स अब यहाँ पर है, तो देखते हैं एक करके। सबसे पहला देखो, जब आप कंपनी बनाते हो तो आपको पता है आप रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, आपको कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आपको देने पड़ते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, वो आपको जब मैं इन कॉर्पोरेशन के बारे में जब टॉपिक रहेगा तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो होते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो तो पहले कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन बना के लेके आओ, ठीक है, कि कंपनी आखिर क्या काम करने वाली है, कंपनी बेसिकली कौन कौन कंपनी के मेंबर्स है, बेसिकली कौन कौन, बेसिकली उस टाइम पर मेंबर्स नहीं बोलते, जब हम कंपनी अभी नहीं बनी रहती है तब तक उन लोगों को सब्सक्राइबर्स बोला जाता है, कि कंपनी के कौन कौन सब्सक्राइबर्स है, कंपनी का आइडिया क्या है, कंपनी कौन से टाइप का बिजनेस कर रही है, कौन से नेचर का बिजनेस कर रही है। जैसे रहता है ना कि भाई हम लोग जो है कंपनी बेसिकली हमारी इस टाइप की बिजनेस करने वाली है, केमिकल इंडस्ट्री में जाएगी या फिर कौन सी इंडस्ट्री में हमारी बिजनेस है, एंड ऐसे ही और चीज़ें कि हमारा कैपिटल कितने, हमारे पास असेट कितने हैं, अगर हम बिजनेस को किस तरीके, कौन से बिजनेस को किसके पास से ट्रांसफ़र कर रहे हो, वो सारी चीज़ें मतलब कह सकते हो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी हुई रहती है, कि हमारा बिजनेस किस तरीके से हम काम करेंगे, हमारे कितने शेयर होल्डर्स हैं, वो सारी चीज़ें रहेगी, ठीक है। हमारी किस टाइप की कंपनी रहेगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगी या पब्लिक लिमिटेड, वो सारी चीज़ें जो रहती है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी रहती है, ठीक है, जिसको हम MOA भी बोलते हैं, ओके। तो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज रियली द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एंड इज इट्स फाउंडेशन, यानी क्या कंपनी का फाउंडेशन होता है, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं कंपनी का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट हम जमा करते हैं अपने रजिस्ट्रेशन के लिए वो होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी बेसिकली देखो कंपनी के जो दो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं ये यही होते हैं, MOA और AAO, ठीक है। तो ये क्या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, तो मैंने आपको कितने बार बता चुका है
कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं, जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसके बारे में लिखे रहते हैं। कंपनी किस तरीके से काम करेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस तरीके से काम करेंगे, किसका डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा, बेसिकली शेयर होल्डर्स किस तरीके से अपने शेयर्स को बेच सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन रहेगी नहीं रहेगी, या फिर बेसिकली ऐसे अलग अलग जो नंबर ऑफ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं वो इंटरनल जो कंपनी के खुद के, ठीक है, वो सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी रहती है कि हम किस तरीके से अपॉइंटमेंट करेंगे, अगर किसी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना चाहते हैं तो किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिस्क्राइब रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दिस contains various aspects of authority and responsibility of members, director, managing director, manager, etc. The article also contains provision regarding issue of share, rising loan, कि भाई हमको किस तरीके से लोन लेना है, वो सारी चीज़ें जो रहती है वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी रहती है, ठीक है। एंड एक और चीज़ भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये भी लिखा रहता है आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है कि भाई हमारी कितनी लाइबिलिटी हम ले रहे, मतलब कितना लोन लेकर हम बिजनेस कर रहे, कितना हमारी खुद के पास पैसे है, कितना हम दूसरे से मांग रहे, वो सारी चीज़ें जो कैपिटल स्ट्रक्चर था वो सारी चीज़ों के बारे में भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होता है। ओके, उसके बाद देखो तीसरा जो फीचर है कंपनी का वो ये रहता है बॉडी ऑफ मेंबर्स, यानी क्या कि बेसिकली देखो कंपनी जो रहती है यहाँ पर होता क्या है कि बहुत सारे मेंबर्स होते हैं कंपनी के जिनको हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। तो बॉडी ऑफ मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर ऑफ द कंपनी, मतलब कंपनी के जो असली ओनर होते हैं वो कौन होते हैं, तो ये शेयर होल्डर्स होते हैं। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर्स होते हैं ओनर, वैसे ही यहाँ पर शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं। यानी अगर आप रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लो तो आपको भी बोला जाएगा भाई आप भी ओनर हो कंपनी के, ठीक है, रिलायंस आपका कंपनी, ठीक है, आप बोल सकते हो ऐसा। तो हावेवर दे हैव नो अथॉरिटी टू लुक आफ्टर द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। जैसे पहले हमने पढ़ा कि ये कोई डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते डायरेक्टली एज अ ओनर, और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, और किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते कंपनी के बिहाफ में जाकर। जैसे अगर मान लो मैं रिलायंस कंपनी के शेयर खरीद लूँ तो क्या मैं खुद से जाकर किधर भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूँगा रिलायंस कंपनी के नाम से कि हाँ भाई देखो मैं रिलायंस कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट करो, एक काम करो तुम एडवांस दो 1 करोड़ रुपया, देन तुमको हम ये भिजवा देंगे, ठीक है, हम नहीं कर सकते। कोई भी शेयर होल्डर्स कंपनी के बिहाफ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ये करने की पावर किसके पास है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है ये पावर, ठीक है। दे मस्ट मीट एटलीस्ट वंस अ ईयर एट एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब बेसिकली AGM होता है, हर साल होता है एनुअल जनरल मीटिंग। आपने देखा भी अगर आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता है, ठीक है, ईमेल आता है कि भाई आज जो है जनरल मीटिंग होने वाली है, एनुअल जनरल मीटिंग, तो आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर वोटिंग या फिर जो भी चीज़ें रहेगी डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो एट द AGM दे हैव पावर टू, बेसिकली यहाँ पर उनको कुछ पावर मिल जाती है। किस चीज़ की पावर मिल जाती है, देखो यहाँ पर बताया गया है कि इनको कौन सी पावर मिलती है। तो अडॉप्ट द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी क्या कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अगर कोई रिपोर्ट दी है तो उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि हाँ भाई इसको अडॉप्ट करना है कि नहीं करना है। अडॉप्ट रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर, यानी क्या कि जो ऑडिटर होता है, ऑडिटर ये लोग अपॉइंट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि सारी चीज़ों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं और कंपनी का ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स है। तो दोनों क्योंकि अलग अलग पर्सन है तो हो सकता है शेयर होल्डर्स को लगे कि हाँ भाई कुछ हो सकता है गड़बड़ी हो, कुछ हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ घपला करते हो या फिर कुछ गड़बड़ी हो कंपनी के अंदर, तो वो चेकिंग करने के लिए एक ऑडिटर को इन लोग अपॉइंट कर लेते हैं। एंड देन वो ऑडिटर अपना रिपोर्ट दे देता है हर साल का कि हाँ भाई ये फाइनेंशियल जो अपना स्टेटमेंट है ये इतना है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है या फिर ये सारी चीज़ें सही है इसके अंदर, ठीक है। तो अपना ऑडिटर रिपोर्ट दे देता है तो उसको इन लोग देखते हैं। उसके बाद इलेक्ट डायरेक्टर्स, अगर मान लो इनको डायरेक्टर से कुछ नए डायरेक्टर्स को ऐड करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर तो उसका भी इलेक्शन इन लोग ही करते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स ही जो रहते हैं वो सिलेक्ट करते हैं कि हम किसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएंगे, कौन पर्सन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसका भी इलेक्शन जो है वो शेयर होल्डर्स ही करते हैं कि हाँ भाई उन लोग वोट करेंगे एंड देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एंड आगे लिखा गया अपॉइंट ऑडिटर्स एंड फिक्स देयर रेम्यूनरेशन, एंड जो ऑडिटर्स रहता है वो भी अपॉइंट यही करते हैं, इन लोग ही करते हैं, एंड उसका जो पगार रहता है उसको भी इन लोग ही फिक्स करते हैं भाई कितना देंगे इसको। उसके बाद डिक्लेयर डिविडेंड, एंड देन डिविडेंड के बारे में भी बात होती है भाई। डिविडेंड मतलब बेसिकली डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है अब उस हिसाब से जो आपने शेयर्स खरीदे, मान लो आपके पास 10% की शेयर्स है तो इस हिसाब से आपका 10% का जो प्रॉफिट होता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिविडेंड मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसमें वो आपको मिलता है, ठीक है। जितना भी आपका शेयर रहेगा उस हिसाब से आपको कुछ अमाउंट मिलता है, ठीक है। अगर आप कंपनी के शेयर्स किसी लिए होंगे तो मे भी आपको पता होगा डिविडेंड आता है कुछ जितना आपने लिया होगा। अगर मान लो आपने 500-600 रुपये का शेयर्स खरीदे तो आपको वही 5-10 रुपये कुछ डिविडेंड मिलता रहता है, ठीक है।
उसके बाद देखो अब आगे लिखा है बिसाइड दिस सम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी कैन बी एक्सरसाइज ओनली बाय मेंबर्स। यहाँ पर देखो कुछ ऐसे पावर्स होती है जो सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ही जो है मतलब जो शेयर होल्डर्स होते हैं कंपनी के अंदर वही लोग उस पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर नहीं होती है। ठीक है, ये क्या पावर होती है? दे कैन एक्सरसाइज दिस पावर एंड अप्रूव द प्रपोज्ड एक्शन ऑफ द कंपनी इन द AGM और इज स्पेशली कॉल्ड मीटिंग ऑफ मेंबर्स कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मतलब क्या यहाँ पर बोला जा रहा है कि देखो कई बार होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेसिकली जो रहते हैं वो कुछ अपना रिपोर्ट देते हैं या फिर कुछ चीज़ें बताते हैं, कुछ ऐसे रहता है ना, रिपोर्ट देते हैं कि भाई हमको ऐसे ऐसे कंपनी के अंदर करना चाहिए। एंड जो मेंबर्स रहते हैं उनके पास ये पावर रहती है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सके, वो अपने हिसाब से बोल सके नहीं नहीं हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको इस तरीके से काम को करना चाहिए। एक प्रपोज कर सकते हैं एक्शन को कि हमें किस तरीके से काम करना है। एंड हो सकता है उसके लिए एक अलग से बेसिकली एक मीटिंग भी बुलवा सकते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, मतलब अपना एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर भी ऐसा हो सकता है, नहीं तो दूसरे मीटिंग के अंदर भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो अब आगे लिखा हुआ है, ये तो अपना कंप्लीट। उसके बाद आगे लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है तो आपको पता ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो लोग होते हैं जिनको शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल ऐसा है बेसिकली ये, जैसे कि स्कूल में क्या होता है कि देखो जो प्रिंसिपल होता है और जो वाइस प्रिंसिपल होता है, जैसे या फिर इसको छोड़ो एग्जाम्पल, ये उतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। जैसे कि अपने जो है प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट जो रहता है वो क्या है, वो शेयर होल्डर्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, एंड जो अपना पार्लियामेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरह काम करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, मतलब जो पार्लियामेंट है वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिसीजन सारी चीज़ें ले लेता है कि हाँ भाई हमको आज से ये नया नियम कानून लगा देने का। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो काम है वो पार्लियामेंट की तरह काम है। एंड जो CEO होते हैं जो कंपनी के, वो प्राइम मिनिस्टर की तरह काम करते हैं। ठीक है, एक बार पार्लियामेंट जो है वो कोई मान लो नया रूल बना देता है तो उसको अप्लाई करने का काम किसका रहता है, प्राइम मिनिस्टर का रहता है। वैसे ही अगर एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई नया रूल एंड रेगुलेशन बनाते हैं तो उसको अप्लाई करने का जो काम होता है वो CEO का होता है या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं उनका होता है। ठीक है, तो यही लिखा है कि डायरेक्टर इलेक्टेड बाय मेंबर फ्रॉम अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच सुपरवाइजेस एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। मतलब सुपरवाइज करते हैं, रेगुलेट करते हैं कंपनी के जो एक्टिविटीज़ होते हैं उनको। इट एक्सरसाइज ओवरऑल कंट्रोल ओवर द अफेयर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के जो भी अफेयर्स होते हैं उनको ऊपर कंट्रोल रखते हैं पूरा। द बोर्ड मस्ट मीट एटलीस्ट वंस इन अ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर का मतलब क्या होता है बेसिकली, देखो साल को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो एक क्वार्टर 3 महीने का हो जाता है। ठीक है, बेसिकली 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, मतलब इस तरह से 3 महीने का एक क्वार्टर हो जाता है। तो कह सकते हो कि साल में हर मिनिमम उनको 4 बार तो मिलना ही चाहिए, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको मीटिंग करनी चाहिए। ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए। तो साल में कम से कम 4 बार कह सकते हो, हर 3 महीने में एक बार जो है उनको मिलना चाहिए। यही लिखा गया है कि 4 टाइम्स ईयर ऑफ कोर्स दे। ठीक है, आगे क्या लिखा है तो देखो आगे लिखा है कि ऑफ कोर्स दे कैन मीट एज ऑफ्टन एज नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ बिजनेस कंपनी। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि वो और जल्दी भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जरूरी है कि भाई 4 ही बार मिलो, 5 बार 6 बार, जितने 6 बार उतने बार मिल सकते हो। मतलब कम से कम 4 बार मिलो, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो उससे ज़्यादा बार भी आप मीटिंग कर सकते हो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, अगर कंपनी के लिए कुछ काम करना है तो। ठीक है, इंडिविजुअल डायरेक्टर हैज़ नो अथॉरिटी, यानी अगर कोई अकेला एक डायरेक्टर है, जैसे अगर मान लो एक कंपनी के अंदर 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो एक अकेले डायरेक्टर के पास कोई पावर नहीं होती कि हाँ भाई मैं खुद से मैं डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ तो मैं कोई डिसीजन ले लूँ। सारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो पूरा टोटल मिलाकर उनके पास पावर होती है। यानी अगर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई डिसीजन लेना चाहता है और बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको मना कर देते हैं तो देन वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो डिसीजन मस्ट बी टेकन बाय एज बोर्ड एज अ होल। ठीक है, पूरा बोर्ड जो है, पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सब मिलकर कोई डिसीजन लेने चाहिए, कोई एक अकेला आदमी डिसीजन नहीं ले सकता। ठीक है, उसके पास पावर ही नहीं होती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। यानी क्या कि देखो डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है उसके नीचे होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर्स। ठीक है, जिनको हम CEO भी बोल सकते हैं, कहीं पे होते हैं मैनेजर्स होते हैं। अगर छोटी कंपनी होती है तो ओनर होते हैं, देन उसके नीचे सीधा बेसिकली अपने मैनेजर होते हैं। ठीक है, छोटी मोटी कंपनी के अंदर। तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करते हैं, तो ये देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते हैं तो उसको मतलब बेसिकली उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का जो काम रहता है वो इनका रहता है, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जो CEO होते हैं कंपनी का उनका। ठीक है, तो देखो यही लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट लुक आफ्टर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब खुद से क्यों, देखो 4 ही 5 बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं और बड़ी बड़ी कंपनी के अंदर उन लोग अकेले सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। तो इसलिए उन लोग क्या करते हैं, दे देयरफॉर अपॉइंट अ मैनेजर या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर होल टाइम डायरेक्टर या फिर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको हम CEO भी बोलते हैं, या फिर कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको CFO भी बोलते हैं। ऐसे मतलब कुछ मतलब ऑफिसर्स को हम अपॉइंट कर सकते हैं जो कि कंपनी के जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करेंगे, चलाएंगे। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि देखो
सबसे पहले शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, वो लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ताकि वो बेसिकली कंपनी को कंट्रोल करे, सारी चीज़ों को चलाए, ठीक है। एंड ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ सीईओ को यानी कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को या फिर जो बेसिकली मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं उनको अपॉइंट करते हैं, ताकि वो उनके बदले में काम कर सके, ठीक है। क्योंकि देखो 4 ही 5 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते, ज़्यादा नहीं होते, तो ऐसे टाइम पर वो पूरी कंपनी को खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। वो तो क्या करेंगे, वो डिसीजन बना देंगे। जैसे मैंने आपको बताया पार्लियामेंट क्या करती है, वो खाली रूल्स बना देती है। अब उसको अप्लाई करवाने का काम किसका रहता है, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर का। वैसे ही ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये रूल्स तो बना देती है, बट इसको अप्लाई करने का काम किसका रहता है, तो सीईओ का रहता है। जैसे आप सुंदर पिचाई है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नहीं है, वो बेसिकली वो सीईओ है कंपनी के, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगर कोई डिसीजन लेगा तो वो सीईओ का काम रहेगा उसको अप्लाई करने का, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है यहाँ पर। तो सच पर्सन वर्क अंडर ओवरऑल सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ऐसा जो पर्सन होता है, जो सीईओ होते हैं या फिर जो मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जो मैनेजर्स होते हैं, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंडर में काम करते रहते हैं। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं वो पूरा ध्यान देते रहते हैं कि भाई ये किस तरीके से काम करवा रहा है, जो हमने बोला था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है देखो कि सच पर्सन आर टर्मेड एज की मैनेजरियल पर्सन। मतलब क्या कि जो ऐसे जो लोग होते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे होते हैं, जो उनके बदले में काम करते हैं, सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उनको हम बोलते हैं की मैनेजरियल पर्सन। यानी ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मैनेजमेंट को करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इनको की मैनेजरियल पर्सन बोला जाता है। इन केस ऑफ नेशन, अगर हम देश के बारे में बात करें तो वही जो मैंने आपको एग्जांपल बोला वही बोला जा रहा है कि नेशन बिलोंग्स टू सिटीजन। देखो हमारा जो भारत देश है वो पूरे देश के लिए है, ठीक है। मतलब जितने भी देश की जनता है वो सबका ये देश है। लेकिन यहाँ पर देखो देश को चलाने के लिए अगर हम बात करें, मतलब बेसिकली इस तरीके से कि पूरा देश किसका है, पूरे देश को अगर हम कंपनी की तरह देखें तो पूरा देश किसका है, इसके ओनर कौन है, तो जितने भी भारतीय नागरिक है उन्हें, ठीक है। भारतीय नागरिक कौन है, शेयर होल्डर्स है मान लो अपने देश के, ठीक है। शेयर होल्डर्स कौन है, बेसिकली अपने जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक, ओके। अब ये शेयर होल्डर्स है, बट शेयर होल्डर्स जो है वो खुद कंपनी को तो कंट्रोल करेंगे नहीं। जैसे आपने जो हम लोग आम जनता है तो हम लोग अपने देश को कंट्रोल करेंगे नहीं, तो कौन करेगा, हम क्या करते हैं, हम एक बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है, तो ये होता है पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ओके। पार्लियामेंट हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है, कंपनी के हमारे। नाउ अब ये जो पार्लियामेंट होता है ये क्या करता है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाता है, डिसीजन लेता है। एंड देन इसका जो काम होता है, यानी ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई करने का काम कौन करता है, तो ये करता है बेसिकली अपना जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो ये बिल्कुल अपने देश की तरह ही हो जाता है कि कंपनी के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, एंड देन वो लोग जो होते हैं वो सीईओ को अपॉइंट करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, जो उनके बदले में काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है मतलब देश के हिसाब से। इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं। इन केस ऑफ नेशन, एज अ नेशन बिलोंग्स टू ऑल सिटीजन, एवरी सिटीजन कैन नॉट टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट। मतलब सारे लोग तो पार्ट नहीं ले सकते गवर्नमेंट के अंदर। इवन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओनली डिसाइड द पॉलिसी। जो पार्लियामेंट रहता है वो सिर्फ डिसाइड कर सकता है पॉलिटी, विच आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब क्या, बेसिकली जो अपना प्राइम मिनिस्टर होता है वो भी बोल सकते हो। जो प्राइम मिनिस्टर रहता है वो उसका काम होता है ये जो पॉलिसी आई है इनको इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। तो वही चीज़ें बोली गई है, ओके। तो यहाँ पर ये वाला भी फिनिश हो जाता है। उसके बाद देखो आगे यहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस दिए गए हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो मतलब कुछ चीज़ें अगर हमें बेनिफिट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उसके कुछ घाटे भी होते रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, या मतलब एक ही सिक्के के दोनों पहलू है कि कुछ फ़ायदे अगर हमें मिलेंगे तो कुछ घाटे भी तो हमें सहने ही पड़ेंगे। वैसे ही कुछ डिसएडवांटेजेस है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, कि अगर हम कंपनी बनाते तो कुछ हमें घाटे भी सहने पड़ते, कुछ डिसएडवांटेजेस मिलते हैं। तो दो कंपनी फॉर्म हैज़ मेनी एडवांटेजेस, देयर आर सम डिसएडवांटेजेस टू। मतलब कुछ तो बहुत सारे फायदे हैं लेकिन इसके कुछ घाटे भी है। तो देखो सबसे पहला जो डिसएडवांटेजेस है वो ये हाई कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कंपनी बनाने के लिए बहुत सारा मतलब खर्चा लगता है, ठीक है। खर्चा काफ़ी ज़्यादा लगता है क्योंकि आपको पता है एक कंपनी बड़ी होती है, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। एक तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है, उसके लीगल चार्जेस बहुत सारे लगते हैं, उसको मतलब बेसिकली लीगली सारी चीज़ों को करना, रजिस्ट्रेशन करवाना, डॉक्यूमेंट्स को करना। एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर से कॉस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, काफ़ी सारा पैसा लगता है, ठीक है, कंपनी को बनाने में। तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी रिक्वायर मेनी फॉर्मेलिटीज़ एंड इन्वॉल्व कॉस्ट। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ लगती है, बहुत सारे ऑफिशियल से हमें परमिशन लेनी पड़ती है, जिसके से काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लगता है, ठीक है। लाइक प्रिंटिंग ऑफ मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, स्टैम्प ड्यूटी, फाइलिंग फीस एक्सेट्रा, ऐसे काफ़ी सारी ड्यूटीज़ हमें टैक्सेस भरने पड़ जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर फॉर्मेशन हम पार्टनरशिप को करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमको रजिस्ट्रेशन करना, वहाँ पर तो हम बिना रजिस्ट्रेशन के भी कंपनी अपने पार्टनरशिप फॉर्म खोल सकते हैं। तो वहाँ पर पैसा बहुत कम लगता है, तो वो काफ़ी ईजी रहता है। दो दोस्त मिले, बोले चलो पार्टनरशिप करते हैं, तो वो ईजी होता है। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ये पैसा खर्चा लगता है इसमें, ठीक है।
इनफैक्ट इवन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म इज़ नॉट मैंडेटरी, कि मतलब मैंडेटरी भी नहीं है पार्टनरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन, लेकिन कंपनी के लिए मैंडेटरी ये हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो डिसएडवांटेजेस वो ये है कि हाई कॉस्ट ऑफ रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन, और क्योंकि देखो हम कंपनी खोले, बहुत बड़ी कंपनी खोले, तो उसको चलाने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है। ठीक है, खर्चा कैसे लगता है, तो देखो अकाउंट्स ऑफ कंपनी हैव टू बी ऑडिटेड ईयरली, और हमें एक ऑडिटर को हायर करना पड़ता है, क्योंकि ये ज़रूरी है, हर साल की हमें ऑडिटिंग जो है करवानी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये नियम है बेसिकली कि जो कंपनी रहती है उनको अपना जो बेसिकली एक ऑडिटर, एक ऑफिशियल ऑडिटर के द्वारा अपनी कंपनी का ऑडिट करवाना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, देन उसको पब्लिश करना होगा, ताकि लोग जो है आपकी कंपनी के वैल्यूएशन को समझ सके, उस हिसाब से आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मीटिंग ऑफ शेयर हैव टू बी अरेंज्ड ईयरली एंड मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव टू बी ऑर्गेनाइज्ड एटलीस्ट 4 times in a year. Elaborate record of members, director, etc. have to be maintained. Annual return has to be filed, but in case of partners, there are वेरी फ्यू फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर तो काफ़ी सारे झंझट मारी रहता है कि भाई हर साल जो रहेगा वो सारे शेयर होल्डर्स आएंगे, मिलेंगे, उन लोग डिस्कशन करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर 4 महीने मतलब हर 3 महीने में एक बार डिस्कशन करेंगे, और ऐसे काफ़ी सारे जो एनुअल रिटर्न्स होंगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या चीज़ें हुई है, क्या चीज़ें चल रही है मार्केट के अंदर, वो सारी चीज़ों का मतलब ढेर सारी फाइलिंग होगी, तो काफ़ी सारा मतलब कह सकते हो मेहनत का काम हो जाएगा, काफ़ी कॉस्ट भी लगेगा, ऊपर से काफ़ी खर्चा पानी भी लगेगा उसमें। बट वही पार्टनरशिप में देखो तो वहाँ पर ऐसी कोई फॉर्मेलिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती। अब 2 दोस्त मिले, बोले आए भाई इतना प्रॉफिट हो गया, इतना लॉस हो गया, खत्म कहानी, हम लोग अब ये काम करना चालू करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं लगती है, तो वही चीज़ें बोली गई है। उसके बाद देखो आखिरी यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो यहाँ तक कि कंपनी को बंद करने में भी बहुत ज़्यादा खर्चा लग जाता है। वाइंड अप ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी को अगर आप बंद करना चाहते हो तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक तो टाइम कंज्यूमिंग रहता है, ऊपर से काफ़ी खर्चा भी लग जाता है। देखो लिखा गया है कि वाइंड अप ऑफ कंपनी इज़ द वेरी लॉन्ग एंड कॉस्ट अफेयर। ठीक है, मतलब काफ़ी लंबा भी प्रोसेस रहता है एंड साथ ही में काफ़ी खर्चीला भी रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसा कि आप कंपनी को बंद करना चाहते हो तो भाई गए और सारी चीज़ों को बेचकर बंद कर दिए। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी एक तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ को आपको करना पड़ता है, आपके जो प्रोडक्ट्स रहते हैं, आपके जो असेट्स रहते हैं उनको बेचा जाता है, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस रहता है, ऊपर से कॉस्टली भी रहता है। ठीक है, तो इट इज़ टाइम टू कंज्यूमिंग प्रोसेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। Whereas closing a partnership business is comparatively very easy and fast, काफ़ी आसान होता है। मन किया आज बंद कर देते, आप दुकान शटर बंद किए, जिसका मतलब आपने रेंट पे अगर मान लो लिया था तो आप उसको बोलोगे भाई डिपॉजिट वापस दे, मैं जा रहा हूँ घर पे। ठीक है, जो मान लो फ्रिज एसी जो भी था आपके पास सब बेच दिया आपने, देन घर पे चले गए, तो काफ़ी ईजी हो जाता है पार्टनरशिप में। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है, एक तो काफ़ी टाइम भी लगता है, ऊपर से काफ़ी खर्चा भी लगता है। जो पर्सन जो रहता है, जो ऑक्शनिंग करवा रहा रहता है, आपके सामान को बेच रहा रहता है, वो भी खर्चा लगता है, उसको भी हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। Though there are disadvantages, the advantages of far outweigh द डिसएडवांटेजेस। मतलब क्या कि देखो यहाँ पर काफ़ी सारे हमें डिसएडवांटेजेस देखने को मिल रहे हैं, बट अगर हम एडवांटेजेस के बारे में अगर कंपेयर करें तो हमें दिखेगा ज़्यादा हमारे पास एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, मतलब एडवांटेजेस ज़्यादा, डिसएडवांटेज कम है। तो देयर फॉर ऑल बिजनेस ऑफ एनी कंसिडरेशन साइज आर ऑलवेज फॉर्मेड एज अ कंपनी, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग कंपनी को होते हैं भाई, थोड़े बहुत ही डिसएडवांटेजेस, ज़्यादातर तो फ़ायदे ही हमको दिख रहे हैं। एक लिमिटेड लाइबिलिटी हमको मिलेगी, हमारे पास जो बेसिकली रहेगा शेयर होल्डर्स हम जितने चाहे उतने ले सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास कैपिटल भी बहुत सारा हो जाएगा, तो बिजनेस अच्छा चलेगा। ठीक है, तो कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी है और कुछ एडवांटेजेस भी है, बट कंपेयर करें तो हमारे पास ज़्यादा एडवांटेजेस है, इसलिए ज़्यादातर लोग जो रहते हैं वो कंपनी को खोल रहे हैं आज के टाइम पर। ठीक है, तो ये सारे कुछ थे हमारे साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। में भी आपको समझ आ गया होगा। एंड सॉरी फॉर ये जो बैकग्राउंड में नॉइज़ चल रहा है, अब क्या करें, बाजू वाले को कुछ बोल ही नहीं सकते। ओके, तो इसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कभी कभार ये नॉइस आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा। एंड यहाँ पर मे भी आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी हमारे चैनल पे आ जाएगा। अब रेगुलर बेसिस पे ही लेक्चर आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग रहेंगे उनको शेयर कर देना, ताकि वो लोग भी इस लेक्चर को देख सकें एंड सारी चीज़ों को समझ सकें। एंड अगर आपको न्यू जो लेक्चर्स रहेंगे जैसे फाउंडेशन कोर्स की भी जल्दी आने वाली है, हो सकता है नेक्स्ट वीक या फिर 1-2 दिन में कुछ आए लेक्चर्स, उसकी भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो वो भी लेक्चर जल्दी आएंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो सकता है इंस्टाग्राम पे मैं आपको नोटिफिकेशन दूँ, तो वहाँ पर आप फॉलो कर सकते हो हमें। एंड अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए रहेगा स्टडी पर्पज़ के लिए, तो वो आपको मिल जाएगा बेसिकली टेलीग्राम पर, तो दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप लेक्चर को लेट देख रहे हो, मतलब 1-2 दिन बाद देख रहे हो, तो हो सकता है बेसिकली यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर आ गया हो, तो यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट लेक्चर को भी देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।